गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ चाल? ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ एकदम। पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? तंदुरुस्त हैं घर में सारे? दो तीन बच्चे उदास बैठे हैं, क्या हो गया? बच्चा कह रहा है सर वो इतनी नेगेटिविटी फैल रही है ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। एक तो इंस्टीट्यूट क्लैरिफिकेशन ही निकाल रहा कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे। हमें बहुत डर लग रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था सीए वालों के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, और उनके पोस्टपोन तो यही नहीं पता उनके होंगे कब। प्लस सीए इंस्टीट्यूट ने साफ बोल दिया कि जब भी होंगे ना, कम से कम 25 दिन पहले बता देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उनके एग्जाम अगस्त से पहले होंगे। जुलाई एंड और अगस्त से पहले का तो मतलब ही नहीं है, और मुझे पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं 100% कह सकता हूं कि सीएस के एग्जाम भी पोस्टपोन होंगे सर। देखो जो हालात चल रहे हैं ना बाहर, अगर देखो इस सिचुएशन में अगर एग्जाम लिए गए तो बहुत खतरनाक बात है। पहली बात तो कोई घर वाला ही नहीं सर, आपके सोच के बोला क्या घर बच्चों के घर वाले उनको भेजेंगे एग्जाम देने के लिए? सर बाहर हालात पता है क्या बाहर? मतलब बाहर इतने इतने बुरे हालात हैं, कैसे एग्जाम दे सकते हैं सर? अब मुझे नहीं पता वो इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहा। बहुत जल्दी वो उनको नोटिफिकेशन निकाल देनी चाहिए। हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए इंस्टीट्यूट से कि प्लीज नोटिफिकेशन सही टाइम पे निकाल दो, ताकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिनको आने जाने में दिक्कत होती है। और अगर वो सही टाइम पे नोटिफिकेशन निकाल देंगे तो सबके लिए अच्छी बात होगी। तो सीए और सीएमए के तो हो चुके हैं, उम्मीद है सीएस के भी हो जाएंगे। तो पहली बात तो पोस्टपोन की आप टेंशन मतलब, पर आपने अपनी तैयारी पूरी करके चलनी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन होंगे तो मेरे सेशन चल रहे हैं स्टूडेंट दरबार के, वो आना बंद हो जाएंगे। सर मैंने लास्ट टाइम भी एग्जाम जब पोस्टपोन हुए थे, मैंने सेशन उस टाइम भी बंद नहीं किए थे। मैं कह रहा हूं अगर एग्जाम जुलाई में भी होंगे ना, अगस्त में भी होंगे, तो मेरे अगस्त तक सेशन आएंगे। जून तक हैं तो जून तक आएंगे, अगस्त में होंगे तो अगस्त तक आएंगे। मैं सिंगल सेशन भी मिस नहीं करूंगा, ये बात ध्यान देना जी। तो प्रोफेशनल वाले बच्चे, आप सब बच्चे तो इंटेलिजेंट हो, आप ये समझ जाओ सर, आपके एग्जाम चाहे पोस्टपोन हो या ना हो, मैं आपके साथ हूं जी। अगर पोस्टपोन होंगे तो और बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। और अगर पोस्टपोन नहीं होंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे, तो भी आपको टेंशन नहीं होने दूंगा। ठीक है? वैसे हो जाएंगे पोस्टपोन, इतने टेंशन मत लो, उदास चेहरे मत रखो। जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगी, टेंशन मत लो। मेरे अकॉर्डिंग तो पोस्टपोन होंगे और 100% होंगे। चलो इधर सुना ध्यान से। अब पोस्टपोन की बातों को साइड में रखो। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन नंबर आज हमारा 18 है जी। अच्छा, आज से ना हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक जो आपके आईसीएसआई का मॉड्यूल था ना, उसमें जो जीएसटी वाले क्वेश्चन थे, अभी तक हम वो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, आप में से कोई बच्चा बताएगा वैसे, आप में से कौन कौन बच्चे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर कभी गए हैं? एक बार बताना चैट बॉक्स में। कौन कौन से बच्चे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर कभी विजिट करते हैं? कभी जाने अनजाने में कभी अगर विजिट कर गए तो कौन कौन से बच्चों ने कभी विजिट किया? देखो आधे नालायक बच्चे होंगे जो कभी विजिट ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा, पता है वेबसाइट हमारी वैसे क्या है इंस्टीट्यूट की? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का एक बार लिखना जरा, वेबसाइट का नाम लिखना। हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं facebook.com, कई बच्चों को इंस्टाग्राम ध्यान आ रहा है। नालायक को इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का नाम क्या है? ICSI.edu। ICSI.com, बच्चा कह रहा है ICSI.com, नालायक। ICSI.edu आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का नाम है। अगर आप कभी वेबसाइट पे गए हो, आपने अगर देखा हो, सर आपके इंस्टीट्यूट ने सीएस प्रोफेशनल के लिए इस बार क्वेश्चन बैंक निकाला है जून 21 के लिए। अगर आपने देखा हो, पहले वो दिसंबर 2020 के लिए था, अब उन्होंने फुली अपडेटेड करके जून 21 के लिए क्वेश्चन बैंक निकाल दिए, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम का तीनों। तो आज से ना वो क्वेश्चन बैंक हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब सोच के देखना सर, अभी तक हम क्वेश्चन के पीछे भागते थे सीए वाले, बट अब सीएस इंस्टीट्यूट ने ही अपने बच्चों के लिए क्वेश्चन बैंक निकाल दिए। अब अगर क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन होंगे ना, उसका सिंगल सिंगल क्वेश्चन जो होगा इस स्टूडेंट दरबार के अंदर हम करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था सर, मैं कोई क्वेश्चन मिस नहीं कराऊंगा। तो पहले हम अपना मटेरियल कंप्लीट करें, मॉड्यूल वाले ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन बैंक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बैंक अगर आपको वेबसाइट पे नहीं मिल रहा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जितने बच्चे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हैं उनको मिल जाएगा, जो ऐड नहीं है प्लीज एक बार आप ऐड हो जाना, मैं क्वेश्चन बैंक वहां पे डाल दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखो ध्यान से, इधर देखो, ये आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक है जो उन्होंने अभी निकाला है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन एडवांस टैक्स लॉस रेलिवेंट फॉर जून 21 एग्जामिनेशन, दैट इज पार्ट नंबर 1 इन डायरेक्ट टैक्स, जिसमें क्वेश्चन किसके हैं? जीएसटी और कस्टम के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे ना, चाहे प्रोविजन बेस वाले हो, चाहे थ्योरी बेस वाले हो, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन वन बाय वन जो होगा हम स्टूडेंट दरबार के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मतलब सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं करना। अगर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, कम से कम ये हो कि हमने दरबार के अंदर किया हुआ है। ठीक है? इधर देखो ध्यान से। अब इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने जो आंसर लिखे हैं
अपनी बेस्ट नॉलेज से लिखें, बट अगर इसमें कोई गलती हो जाती है उसके लिए हम बिल्कुल भी लाइबल नहीं है। इट मींस अगर वो कोई अमेंडमेंट डालना भूल गए हैं तो वो करें अमेंडमेंट खुद इनकॉर्पोरेट कर लेना, हमारी कोई गलती नहीं होगी, हम इसके लिए लाइबल नहीं होंगे। तो वो तो हमें पता भी है, हमने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन किए थे, कॉम्पोजिट स्कीम में काफी सारे क्वेश्चन गलत थे, उसको हमने सही किया। वही सेम लाइन यहाँ पर भी लिख दी कि यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, अगर कोई अमेंडमेंट हम डालना भूल गए हैं तो बच्चे अपने आप अमेंडमेंट डाल लें, क्योंकि बच्चों को पूरी अमेंडमेंट्स पता है कि अमेंडमेंट्स कौन कौन सी आई हैं। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है सर, स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू वेल वर्स विद द अमेंडमेंट्स इन लॉज रूल्स मेड अप टू 6 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट को सारा पता है अमेंडमेंट्स के बारे में, अगर किसी क्वेश्चन में अमेंडमेंट नहीं है तो अपने आप वो अमेंडमेंट डाल लेंगे, हमसे गलती हो सकती है, हम उसके लिए बिल्कुल लाइबल नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूं, जो क्वेश्चन करेंगे रिवाइज लो से करेंगे। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ना ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स जो हैं इसके अंदर हमें डिस्कस करने हैं। अब जितने क्वेश्चन होंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, इस क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन होंगे ना, सिंगल सिंगल क्वेश्चन हम यहाँ पे डेली बेस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 1 आपका है, चैप्टर नंबर 1 है एंड ओवरव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चैप्टर नंबर 1 आपके सामने निकाल रहा हूं जी, ये आपके सामने है जी, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इधर देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सान है जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जी, व्हाट इज द जीएसटी एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन कंजम्पशन। वो ये बात पूछना चाह रहे हैं। पहली बात तो जीएसटी का मतलब क्या है ये पूछना चाह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि डेस्टिनेशन जो बेस है कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, उस कॉन्सेप्ट का मतलब हमें समझा दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा तो आर्टिकल नंबर 366(12)A में जीएसटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी क्या है, पहले तो वो लिखना है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर एप्लीकेबल होगा, बट अल्कोहलिक लीकर की सप्लाई पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सारी बातें आपको लिख के आनी है। दूसरा, फिर जीएसटी पास कब हुआ था? जीएसटी 13 अप्रैल, अगर आपको ध्यान आ रहा हो 13 अप्रैल को हमारा एक्ट बना था जी, और 1 जुलाई से पूरे इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। ये सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी। अगर मैं डेस्टिनेशन बेस की बात करूंगा तो जीएसटी आप सब जानते हो ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब मैंने एक लाइन आपको लिखवाई थी क्लास के अंदर कि गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जीएसटी में किसी भी स्टेट की तरक्की उस बात पर निर्भर नहीं करती कि वहां पे कमाने वाले कितने हैं, बल्कि उस बात पर निर्भर करेगी वहां पे खाने वाले कितने हैं। मतलब जिस स्टेट में कंजम्पशन ज्यादा होगी उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो पहली बात तो ये समझ लेना, अगर मान लो हरियाणा से पंजाब में सामान जा रहा है तो हरियाणा की गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, पंजाब की गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। अगर हरियाणा से यूपी में सामान जा रहा है तो यूपी की गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, यूपी से हरियाणा में सामान जाएगा, हरियाणा वालों को रेवेन्यू मिलेगा, दिल्ली से हरियाणा में जाएगा तो हरियाणा वालों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा, ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। तो देखो वही बातें आपको लिख के आनी है जी यहाँ पे कि भैया जीएसटी का मतलब क्या है, पहले तो आप वो लिख के आओगे, उसके बाद फिर आपका डेस्टिनेशन बेस का मतलब क्या आपको वो लिख के आना है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था जी, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो जी, वो कह रहे हैं व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जो आपका जीएसटी है उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली बात टैक्सेबल इवेंट, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या होगा जी? या तो होगा सप्लाई, या होगा सेल, परचेस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इन सब पे लगेगा इनडायरेक्ट टैक्स। आपका इनकम पे नहीं लगता, इनकम पे क्या लगेगा? डायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो पहली बात, इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या क्या होते हैं? इनकम को छोड़ के अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा, सेल की बात करूंगा, सर्विस की बात करूंगा, उस पर क्या लगेगा? इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। उसके बाद इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इसका बर्डन जो होता है वो कस्टमर की जेब पे आता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है जी? जिस पर्सन पे लेवी होगा सेम पर्सन पे एप्लीकेबल होगा, जिस पर्सन पे लेवी होगा अगर बर्डन भी सेम पर्सन पे होगा वो डायरेक्ट टैक्स है। बट अगर लेवी जिस पर्सन पे होगा अगर बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे आएगा तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। तो सेकंड फीचर क्या निकल के आ रहा है कि इसका इंसिडेंस एंड इंपैक्ट जो है वो हमारी जेब पर नहीं कस्टमर की जेब पे आएगा, ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव मींस क्या होता है? फिक्स नेचर होती है, जो अमीरों और गरीबों के अंदर भेद नहीं करता। आपको मैंने पहले क्लास के अंदर भी कहा था, याद करो सर, क्लास में आपने किया होगा, मैंने कहा था कि अमीर और ज्यादा इनकम टैक्स पे करेंगे, गरीब इनकम टैक्स कम पे करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स जो है प्रोग्रेसिव नेचर का है। मतलब जितनी इनकम ज्यादा होगी उसके बेस पे टैक्स भी बढ़ेगा, बट इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा रिग्रेसिव होगा। मतलब अगर आज एक गरीब आदमी अगर पिज्जा खाने के लिए जाए तो पिज्जा पर जीएसटी देना पड़ेगा, पिज्जे वाले ये चेक नहीं करेंगे वो गरीब है तो जीएसटी लगेगा। अगर मैं पिज्जा खाने जाऊंगा तो भी जीएसटी लगेगा,
अमीर आदमी जाएगा तो भी, मतलब जीएसटी हर केस में एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि जीएसटी आपको देख के लगेगा, जीएसटी आपकी इनकम पे बेस पे नहीं है। गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जीएसटी हर पर्सन पे सेम एप्लीकेबल होगा, क्योंकि नेचर क्या है, रिग्रेसिव है। तो इनडायरेक्ट टैक्स अमीरों और गरीबों में भेद नहीं करता, इनकम टैक्स जो है वो भेद करता है, बस ये बात ध्यान देना। ये बात क्लियर है। उसके बाद एक बार फोर्थ यहाँ पे फिर क्या निकल के आएगा, फोर्थ यहाँ पे आ रहा है इंपैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। द इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस इंक्रीज इट्स प्राइस, दिस लीड्स टू इन्फ्लेमेटरी ट्रेंड। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है सर, इस केस में आपके प्राइस होंगे कई बार इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ केस में आपको आईटीसी मिलता नहीं है। याद करो आपने क्लास में किया होगा, आईटीसी कुछ केस में ब्लॉक होता है, और जहां पे आईटीसी ब्लॉक होगा वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, कैस्केडिंग होगा, उस केस में प्राइस आपके इंक्रीज होंगे, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। उसके बाद ये प्रमोट्स वेलफेयर, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, द हार्मफुल और सिन प्रोडक्ट लाइक एल्कोहल, टबैको एटसेट्रा मे बी टैक्स एट हायर रेट, दिस प्रैक्टिस नॉट ओनली डिस्करेज कंजम्पशन ऑफ सच गुड्स बट ऑल्सो इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। याद करो मैंने क्लास के अंदर पहले भी कहा था, जो आपके टबैको होंगे, टबैको हो गया, पान मसाला हो गया जी, आपके अल्कोहलिक लीकर हो गया, उस केस में हायर टैक्स होता है। अब हायर टैक्स लगाने का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट इन गुड्स को डिस्करेज करना चाह रही है, गवर्नमेंट का मेन ये भी पॉइंट है कि यहां से ज्यादा रिवेन्यू मिलेगा, और अगर ज्यादा रिवेन्यू मिलेगा तो वे सी बात है स्टेट के लिए बढ़िया काम होगा। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि प्रमोट वेलफेयर। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आज इनडायरेक्ट टैक्स जो है, पूरे इंडिया में जितना रिवेन्यू आता है उसका अप्रोक्सीमेट 50% से ज्यादा रिवेन्यू जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का है। आज आप चेक करो, इनकम टैक्स का इतना रिवेन्यू नहीं आता जितना रिवेन्यू जीएसटी का आता है। आज कस्टम का रिवेन्यू भी अच्छा खासा है, जीएसटी का रिवेन्यू तो बहुत ही ज्यादा है, इनकम टैक्स का इतना रिवेन्यू नहीं है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है, पूरे टैक्स की कलेक्शन जो होती है उसमें मोर देन 50% जो है वो किसका पार्ट होगा, इनडायरेक्ट टैक्स का होगा जी। ठीक है जी। तो ये तो आपके हो गए जी, फीचर्स हो गए इनडायरेक्ट के। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने 5 नंबर के अंदर, आपको लिख के आना पड़ेगा। वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन बनने के, बट सर इंस्टीट्यूट ने हमें क्वेश्चन दिए हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी दिए होंगे ना, सिंगल सिंगल हमें सोल्व करने हैं। मतलब मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी ने, पहली बात तो ये मत समझ ले कि यार ये क्वेश्चन आसान है, क्या ये आ सकता है। सर पेपर हमने नहीं बनाना, पेपर बनाना है इंस्टीट्यूट ने। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा हमें भी नहीं पता, हमारा काम क्या है, हमें सारे क्वेश्चन करके जाने हैं जी, ताकि कम से कम अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए हमारा दिमाग ब्लैंक ना हो कि क्वेश्चन बन कहां से गया। ठीक है जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 फिर हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। अपने आप बोल दो, कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है। सर एक होता है कैस्केडिंग, एक होता है डबल टैक्स। इन दोनों में क्या फर्क है, मैंने क्लास में आपको समझाया था। डबल टैक्स का मतलब होता है सेम वैल्यू पर अगर 2 बार टैक्स एप्लीकेबल होगा, वो डबल टैक्स की बात करते हैं। और अगर कैस्केडिंग की बात करूंगा, कैस्केडिंग मींस क्या हो गया, टैक्स ऑन टैक्स हो गया। अब टैक्स ऑन टैक्स एप्लीकेबल कब होगा जी, याद करो मैंने कहा था पुराने जमाने में जब आपका जीएसटी नहीं था तो उस केस में आपको आईटीसी मिलता नहीं था कुछ केस के अंदर, और जब मुझे पिछले वाले टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा मैं कॉस्ट में ऐड करूंगा, और अगर कॉस्ट में ऐड करूंगा फिर आगे जब सेल करूंगा तो कहीं ना कहीं टैक्स ऑन टैक्स होगा, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। आज भी कैस्केडिंग पॉसिबल है, कहां पॉसिबल है, 17(5). याद करो आपने क्लास में आईटीसी के चैप्टर में एक सेक्शन 17(5) किया था, आईटीसी ब्लॉक वाला। अब जहां जहां पे गवर्नमेंट ने आईटीसी ब्लॉक किया है उस केस में आईटीसी मुझे मिलेगा नहीं, और अगर आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा मैं क्या करूंगा, अपनी कॉस्ट में ऐड करूंगा, और अगर अपनी कॉस्ट में ऐड करूंगा तो गवर्नमेंट ये बात कहती है उस केस में कैस्केडिंग की बात होगी। आज भी कैस्केडिंग है जीएसटी आने के बाद भी, मैं ये नहीं कह रहा कि जीएसटी आने के बाद कैस्केडिंग खत्म हो गया। तो वो कह रहे हैं कैस्केडिंग का मतलब होता है, कैस्केडिंग मींस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। मतलब जो आपने पहले टैक्स पे किया उसी टैक्स पर दोबारा से आप अगर टैक्स पे कर दोगे तो वो कैस्केडिंग में कवर होगा। अगर सेम वैल्यू पर डबल टैक्स पे करोगे तो वो डबल टैक्स में कवर होगा। तो देखो जी यहाँ पे, द कैस्केडिंग इफेक्ट इंप्लाइज चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स, वही कह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स एट द टाइम ऑफ लेवी ऑफ टैक्स द टोटल वैल्यू इज कंसीडर वाइल इज इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस पेड अप टू द पॉइंट। इन दिस मैनर if the tax is always charged on the selling price of the product, the burden of tax keeps on the increasing at each point of sale. In the process, the effect of taxation magnify at each level of tax is calculated on value which include taxes already levied and paid. The charging of tax on tax is called as cascading effect of tax. ठीक है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स को हम किस चीज का नाम देंगे, हम कैस्केडिंग का नाम देंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं।
अभी तक 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला जीएसटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन हमने लिखी। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है जी, वो बातें हमने समझी है। सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या होंगे वो हमने डिस्कस किया। तीसरा, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन आसान है जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द नेसेसरी प्री कंडीशन ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विस। वो कह रहे हैं प्री कंडीशन क्या है जीएसटी लगने की। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो गुड्स और सर्विस की सप्लाई में कवर होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है, याद करो सर, जीएसटी के टोटल मिला के 13 चेक पॉइंट मैंने क्लास में लिखवाए थे। जीएसटी के टोटल 13 चेक पॉइंट मैंने क्लास में लिखवाए थे। सबसे पहला चेक पॉइंट मैंने कहा था कि आप जो भी काम करोगे वो गुड्स और सर्विस में कवर होना चाहिए। अगर वो गुड्स और सर्विस में कवर है तो फिर वो सप्लाई में कवर होना चाहिए। अगर वो सप्लाई में कवर है तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होनी चाहिए, और वो सप्लाई टैक्सेबल पर्सन ने की हो। ये सारी बातें हमने क्लास में की थी। अब एक बात सोच के बोलना, वो ये बात कहना चाह रहा है भैया अगर किसी पर्सन पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है तो उसकी प्री कंडीशन क्या है। भाई अगर किसी पर्सन पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है उसकी प्री कंडीशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि जो आप सप्लाई कर रहे हो वो गुड्स और सर्विस की सप्लाई में कवर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है जी, सेकंड कंडीशन ये निकल के आ रही है कि वो सप्लाई एक टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, और वो सप्लाई टैक्सेबल पर्सन ने की हो। अगर वो टैक्सेबल पर्सन ने नहीं की होगी, सोच समझ के बोलना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन मींस क्या होता है, आपसे बढ़िया कौन जानता है। याद करो लास्ट क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर किया था। उसके अंदर 10 लाख और 20 लाख और 40 लाख की लिमिट होती है। अब जो 10, 20 और 40 लाख की लिमिट होती है, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ध्यान सुनना, अगर मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया मतलब मेरी टर्नओवर जो है 10, 20 और 40 लाख तक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, तो क्या मैं टैक्सेबल पर्सन हूं या नॉन टैक्सेबल पर्सन हूं। टैक्सेबल पर्सन हूं, और अगर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं तभी जीएसटी पे करने के लायबल बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। तो प्री कंडीशन बिल्कुल सिंपल निकल के आ रही है जी। पहली कंडीशन देखो उन्होंने क्या लिखा है कि भैया सेक्शन 7 में वो कवर होना चाहिए, वो टैक्सेबल सप्लाई हो और सप्लाई टैक्सेबल पर्सन ने की हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब कहीं जाके जीएसटी की बातें होंगी, नहीं तो जीएसटी की बातें नहीं होंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन बढ़िया है जी। वैसे अगला क्वेश्चन आपके आईसीएसए के मॉड्यूल में भी दिया था, ये क्वेश्चन वैसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन वैसे हम कंप्लीट कर चुके हैं जी। जो भी हमने मॉड्यूल वाले सेशन खत्म किए ना, तो मॉड्यूल में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, एक बार चेक करना। एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन केरला डीलिंग इन सप्लाई ऑफ स्वीट्स फ्रॉम इट्स शॉप इन सिटी एक्स। It has shop units in city Y and city Z in Kerala and city W in Tamil Nadu. It transfers some of its stock from its shop in country or city X to its other units in Kerala, that is intrastate, and Tamil Nadu interstate. Whether such self supply are taxable under GST. मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना वो ये बात कहना चाह रहे हैं, मान लो एक स्टेट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल केरला, ये स्टेट है केरला, और दूसरी स्टेट है, मान लो ये स्टेट है तमिलनाडु, ये दूसरी स्टेट है, और यहां पे भी इन, अच्छा इस केरला में ना, केरला में इनकी 2 यूनिट है, एक तो यूनिट 1 है और एक यूनिट 2 है, और एक यूनिट जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, और ये सेम पेन में, मान लो सेम पेन में। तो पहली बात तो, अगर केरला से तमिलनाडु में स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, दैट इज इंटर स्टेट, तो क्या ये सेल्फ सप्लाई में कवर होगी नहीं होगी। आंसर इज यस सर, आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सेक्शन 7 में जो हमने काम किया था जी, अगर कुछ सप्लाई ऐसी हैं जो विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई में कवर हो जाती हैं, याद करो कुछ सप्लाई ऐसी हैं जो विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई में कवर हो जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं जी। अगर आपने गुड्स और सर्विस की सप्लाई की है बिटवीन रिलेटेड पर्सन के बीच में और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, तो वो सप्लाई में कवर हो जाती है। और डिस्टिंक्ट पर्सन आपसे बढ़िया कौन जानता है, हेड ऑफिस टू ब्रांच। मैंने पहले भी कहा था हेड ऑफिस टू ब्रांच। अब देखो इसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई में रजिस्ट्रेशन दोनों को अलग अलग करवाना पड़ेगा। अब अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन ही अलग अलग है तो गवर्नमेंट कह रही है सेल्फ सप्लाई भी सप्लाई में कवर हो जाएगी। बट अगर ये वाली यूनिट है और ये यूनिट है, ये दोनों केरला में है,
अगर इन दोनों का सेम रजिस्ट्रेशन है फिर तो ये वाली सप्लाई सप्लाई में कवर नहीं होगी। बट अगर इन दोनों का भी डिफरेंट है, सर क्या सेम स्टेट में दो यूनिट का डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तुम्हारे कंप्लाइंस बढ़ जाएंगे, वो तुम्हारे ऊपर है। एक करवाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट करवाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दूसरी स्टेट में ब्रांच होगी फिर तो अलग करवाना ही पड़ेगा। तो मैं बात केरला टू तमिलनाडु की नहीं कर रहा, मतलब ये तो सप्लाई बनेगी ही बनेगी। अगर केरला टू केरला सप्लाई करोगे तो वैसे वो सप्लाई में कवर नहीं होगी अगर दोनों का सेम रजिस्ट्रेशन है, बट अगर दोनों का डिफरेंट है तो ये भी सप्लाई में कवर हो जाएगी। तो उसने मुझसे बोला है सेल्फ सप्लाई क्या सप्लाई में कवर होगी? तो देखो ये क्या लिखा है, द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई इट इज इंक्लूसिव वन, इट डज नॉट स्पेसिफाई द सप्लाई इज मेड बाय वन पर्सन टू अदर। वही मैंने कहा था ना, याद करो क्लास में जी, याद करो क्लास में जो बच्चे मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं और जो इवन कहीं से भी पढ़े होंगे, आपने कहीं से पढ़ा होगा, ये बात आपने क्लास में पढ़ी होगी कि आपने सप्लाई के चैप्टर में सेक्शन 7 की जब डेफिनेशन की होगी सप्लाई की, तो वहां पे मैंने स्पेशल जोर दिया था कि सप्लाई की डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा कि सप्लाई बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब अगर बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं लिखा, मतलब अगर खुद भी सप्लाई करोगे, सेल्फ सप्लाई भी करोगे तो भी वो सप्लाई में कवर हो जाएगी। तो देखो, सो सेल्फ सप्लाई आर ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7, ये तो बता दिया जी। अब आगे देखो डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में लिखा है, अब यहां पे देखना जी, द लीगल पोजिशन इन दस crystallize that interstate self supply such as stock transfer, branch transfer और consignment sell shall be taxable under IGST। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है भाई, अगर इंटरस्टेट करोगे तो IGST एप्लीकेबल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो ये बात कहना चाह रहे हैं, इन द व्यू ऑफ अबव डिस्कशन लीगल पोजीशन इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर मेड बाय ABC लिमिटेड दैट इज शॉप है डब्ल्यू में तमिलनाडु में, वो तो टैक्सेबल होगी। बट अगर केरला टू केरला की बात करेंगे, वो कह रहे हैं एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और अगर एज्यूम कर रहे हैं अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया इसलिए जो इंट्रा स्टेट वाली है वो टैक्सेबल नहीं होगी। बच्चा कहता है, क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित कहता है सर अगर मान लो इंट्रा स्टेट वाली में भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा लिया होता, उस केस में क्या होता? तो भैया उस केस में फिर वो डिफरेंट बन जाते, फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाते, उस केस में GST लग जाता। तो ये बातें तो आपने क्लास में डिस्कस की होंगी कि भैया अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई मींस अगर हेड ऑफिस टू ब्रांच वाला केस भी होगा तो भी उस पर IGST लगेगा, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्रेशन अलग अलग होंगे जी। बट अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, अगर दोनों का रजिस्ट्रेशन सेम है फिर तो GST से बच जाओगे। अदरवाइज अगर सेम स्टेट में अगर एक पर्सन की दो यूनिट हैं और दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो भी वो सप्लाई में कवर होगी और GST लग सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे एज्यूम किया सर, और हमें भी एज्यूम ही करके आना है। तो अब अगर आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन बन जाए, तो सर मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको भी एजम्पशन लिख के आनी है इंट्रा स्टेट वाले केस में, और जो भी एजम्पशन लिख के आओगे उसके बेस पे आप आंसर करके आओगे जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 20 मिनट मिल लगे जी। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, 20 मिनट मिल लगे, बट अभी टाइम तो लगेगा जी। आज हम इसके 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। मैं 10वां क्वेश्चन क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि 10वां क्वेश्चन है एग्जम्पशन से रिलेटेड, 10वां क्वेश्चन है एग्जम्पशन से रिलेटेड। तो मैं चाहता हूं अगली सेशन से पहले एक बार आप एग्जम्पशन का चैप्टर रीड करके आ जाओ। रीड करके, मैं ये नहीं कह रहा याद करके, आधे बच्चों के तोते उड़ गए, आधे बच्चे कह रहे सर एग्जामिनेशन का चैप्टर करवा दो ना। वैसे मैंने अपने यूट्यूब पे 2 लेक्चर एग्जामिनेशन के डाले हुए हैं, लास्ट दिसंबर के लिए डाले थे। इस बार जून 21 में कोई एग्जामिनेशन में चेंज है नहीं, आपने अमेंडमेंट क्लास में देखा होगा, एग्जामिनेशन में कोई भी चेंज नहीं है। तो वही 2 लेक्चर आप देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आते। अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं तो एक बार आपने रीडिंग करके आनी है। मैं ये दोबारा बोलूंगा, सारा कुछ रीड करके नहीं आना, सारा रीड नहीं करना, और सारी रीड हो भी नहीं सकती। बस एक बार ना आप फटाफट से ओवरव्यू लेके आ जाना, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊं तो बिल्कुल ब्लैंक ना हो। तो इसलिए आज 10वां क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सारा एग्जामिनेशन का है, और जब एग्जामिनेशन आपने की नहीं होगी तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आज हम 9 तक क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 2 भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये PDF जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना जी। ये क्वेश्चन बैंक का
आप चाहे सेशन ले रहे हो, अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं कह रहा हूं नहीं भी करोगे ना, क्वेश्चन बैंक मत छोड़ना। सर इंस्टीट्यूट का ना सिंगल मटेरियल मत छोड़ना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। उसमें गलतियां होंगी, वो हमें सही करना पड़ेगा, बट छोड़ना नहीं है हमें। क्योंकि सीएस के बच्चों में दिक्कत क्या है, वो मॉड्यूल खोल के देखते ही नहीं है, क्वेश्चन बैंक खोल के देखेंगे ही नहीं। क्यों? उसमें गलतियां होती हैं, नो डाउट गलतियां होती है, बट गलतियों को सही भी तो करना है। अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन बन गया, आप ये थोड़ा बोलोगे कि गलती थी, आंसर तो सही देने पड़ेगा ना, आंसर सही देना पड़ेगा, क्वेश्चन सेम बन सकता है। तो पहली बात तो प्रैक्टिस मैनुअल जो उन्होंने इशू किया है जून के लिए, उसको लाइटली मत लेना। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, सेम देखने को मिलेंगे जी। फिर मत कहना कि सर प्रैक्टिस मैनुअल किया नहीं था हमने, ठीक है जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो जी, कितना मुश्किल है। कह रहे व्हाट इज जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम, व्हाट इज द जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम लिमिट। पहले तो कह रहे हैं जी कॉम्पोजिट स्कीम है क्या, और कॉम्पोजिट स्कीम की लिमिट क्या है वो बता दो जी। अब पहली बात तो कॉम्पोजिट स्कीम है क्या जी। कॉम्पोजिट स्कीम, पहली बात तो मैंने पहले भी कहा था कि जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है कि जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होंगे ना, उन्हें रिटर्न जो है मंथली बेस पे फाइल नहीं करनी। पहले कॉम्पोजिट स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न जाती थी, अब रिटर्न जाती है एनुअल, पेमेंट क्वार्टरली होती है। आज अगर पेमेंट की बात करूंगा, जीएसटी पीएमटी 08, जीएसटी पीएमटी 08 फॉर्म नंबर जो है कॉम्पोजिट वाला, वो पेमेंट का है, वो क्वार्टरली बेस पे है। बट अगर रिटर्न की बात करूंगा, रिटर्न क्या है, जीएसटीआर 4, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जीएसटीआर 4 पहले क्वार्टरली फाइल करते थे, अब एनुअल फाइल करते हैं 30 अप्रैल को। और फिर आपकी जीएसटीआर 9A एनुअल रिटर्न, वो तो जाती जाती है। तो सोच के बोलना, अब जो नॉर्मल पर्सन होंगे उनको नॉर्मली मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है, उनको फाइल करनी है मंथली, इनको फाइल करनी है एनुअली। उसमें कंप्लाइंस बहुत ज्यादा, इसमें कंप्लाइंस कम है। तो जीएसटी कॉम्पोजिट स्कीम मींस क्या है कि जहां पे कंप्लाइंस बहुत कम होंगे, जिनको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट एक बेनिफिट लेके आई है, उसको कॉम्पोजिट स्कीम बोलते हैं। अब इसमें कॉम्पोजिट स्कीम की लिमिट कितनी है सर? लिमिट टोटल मिला के हैं तीन, तीन लिमिट है जी। एक तो 50 लाख, दोबारा बोलो कितनी है जी? 50 लाख, 150 लाख और 75 लाख। दोबारा बोलूंगा, 50 लाख, 150 लाख और 75। अब 50 लाख किस केस में है? जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, जो 10(2)A में कवर होंगे। इट मीन अगर कोई पर्सन सर्विस देने वाला है रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के, मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर कोई सप्लायर सर्विस देने का सप्लायर है रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के, वो भी कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता है। कब? अगर उसकी टर्नओवर पिछले साल की 50 लाख तक होगी। अब क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया कहती सर अगर मैं भाई अपना वो अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर होती हूँ तो उस केस में क्या होगा? अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कवर होते हो तो भी आपकी लिमिट 50 लाख रहेगी। आपकी 150 लाख वाले केस में 75 लाख हो जाती है, बट 50 लाख वाले केस में 50 लाख ही रहेगी। मतलब पहली बात तो रटने वाला बच्चा मेरी क्लास का यह बात ध्यान दे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ सर्विस का बनेगा और वो सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस में कवर नहीं हो रही, दोबारा बोलूंगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन सर्विस का बनेगा और वो सर्विस आपकी रेस्टोरेंट सर्विस में कवर नहीं हो रही, तो लिमिट आपकी 50 लाख रुपए की हर केस में एप्लीकेबल होगी, चाहे वो नॉर्मल स्टेट हो चाहे वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो। बट अगर क्वेश्चन सर्विस का नहीं है, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स का है, या गुड्स के ट्रेडर का है, या रेस्टोरेंट सर्विस का है, या गुड्स एंड सर्विस दोनों का है, तो लिमिट आपकी 150 लाख रुपए की है। एक बच्चा कहता है सर मेरे पापा जो हैं गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं, उस केस में क्या होगा? सर मेरे पापा जो हैं गुड्स के ट्रेडर हैं, उस केस में क्या होगा? सर मेरे फादर साहब रेस्टोरेंट की सर्विस में है, या पापा गुड्स के साथ में सर्विस की सप्लाई करें, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके फादर के हाथ में लिमिट एप्लीकेबल होगी 150 लाख की। बट अगर वही स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगी, उस केस में लिमिट हो जाएगी 75 लाख की। तो तीन लिमिट है जी, तीन लिमिट है। 50 लाख सर्विस वाले केस में एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस, 150 लाख रुपए नॉर्मल केस में, और 75 लाख तब होंगे अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात होगी। और अब उसने रेट नहीं मुझसे मांगे, रेट आप सब जानते हो 1% है मैन्युफैक्चरर में, 1% है ट्रेडर में, 5% है रेस्टोरेंट में, 6% है सर्विस वाले केस में, और अगर गुड्स के साथ में सर्विस दे रहे हो तो सर्विस वाले पोर्शन के ऊपर भी 1% है। तो सारे रेट आपने किए हुए हैं, बट उसने क्वेश्चन में रेट की बात नहीं की, उसने क्वेश्चन में लिमिट की बात की है। तो आओ जी एक बार देख लो यहाँ पे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, जीएसटी कॉम्पोजिट स्कीम इज ए टैक्स पेइंग मैकेनिज्म ऑफर टू स्मॉल बिजनेसमैन
व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल जीएसटी फाइलिंग कंपोजिट ऑफर टू मेन बेनिफिट, रिड्यूस पेपर वर्क, एक तो पेपर वर्क है और एक कंप्लाइंस कम है, एंड लोअर टैक्स लाइबिलिटी. फॉर इंस्टेंस नॉर्मल टैक्स पेयर नीड टू सबमिट 3 मंथली रिटर्न, दैट इज GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3. और आप सब जानते हो जी, अभी GSTR 2 काम नहीं कर रही, अभी GSTR 3 काम नहीं कर रही. एक तो GSTR 1 अभी जाती है और एक GSTR 3B जो है वो भी जा रही है. एंड 1 एनुअल रिटर्न 9. हाउ एवर, ओ माई गॉड, देखो जी, अब मैं आपको दिखाता हूं. इंस्टीट्यूट ने कहा था ना हमसे गलती हो सकती है, इंस्टीट्यूट ने कहा था ना हमसे गलती हो सकती है, देख लो. However, if a taxpayer has supplied for the composition scheme GST, filing get easier as they need to file just one quarterly return. लो जी, अब क्वार्टरली रिटर्न भी खत्म हो चुकी है, अब ये एनुअल आ चुकी है. अब सोच के बोलना, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होगा वो तो बेचारा मारा गया, उसका दिमाग कंफ्यूज हो गया जी, उसका दिमाग कंफ्यूज आ गया. कंफ्यूज या कैसे किया, वो कह रहा है टीचर ने तो कहा था एनुअल है, इंस्टीट्यूट कह रहा है क्वार्टरली है, मैं तो वही लिख के आऊंगा जो इंस्टीट्यूट कह रहा है. और इंस्टीट्यूट कह रहा है भैया हमने क्वार्टरली तो कहा है, बट हम ये भी कह रहे हैं एक बार ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना. देखो लिखा है, क्या लिखा है जी, इट इज हाउ एवर टू बी नोटेड दैट द आंसर आर टू बी ट्रीटेड एज मॉडल आंसर, नॉट एज एग्जॉस्टिव, एंड देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर द क्वेश्चन. द इंस्टीट्यूट इज नॉट इन एनी वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द आंसर. भैया इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं है जी, इंस्टीट्यूट कह रहा है जी हमने पल्ला झाड़ दिया जी, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने आंसर दिए नहीं, मॉडल आंसर है. पहली बात एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी आंसर हो सकते हैं और गलती भी हो सकती है जी, तो गलती भी हो सकती है. जो बच्चे कह रहे हैं ना कि आंसर वही लिखेंगे इंस्टीट्यूट वाला, आप ये थोड़ा पढ़ लेना जी. और ये मैंने नहीं लिखा, इंस्टीट्यूट ने खुद लिखा, डिस्क्लेमर, चेतावनी. और ये पढ़ना जरूरी है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है. बच्चे कहते हैं मैं तो वही लिखूंगा, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है. तो लिख के आ जाओ क्वार्टरली, क्या बजेगा, काटा ही बजेगा. अगर आप बोलोगे सर आपने क्वार्टरली लिखा था, इंस्टीट्यूट कहेगा डिस्क्लेमर पढ़ लेते, हमसे आंसर लिखने में गलती हो सकती है. और तुम गलती क्यों कर गए हो, क्योंकि तुम्हें तो अमेंडमेंट पता थी ना. तो सिंपल सी बात है सर, उसका आंसर जो बनेगा वहां पे रिटर्न जो होगी वो क्वार्टरली नहीं होगी, वहां पे रिटर्न बनेगी एनुअली, बस ये बात ध्यान देना. तो ये चेंज कर लेना जी, यहाँ पे एनुअल आएगी GSTR 4, और हाँ 1 एनुअल जो है वो GSTR 9A है. इसकी डेट 31 दिसंबर होती है, और जो एनुअल अब GSTR 4 जाती है उसकी डेट क्या होती है, 30 अप्रैल होती है जी. ये बात आपने पढ़ी हुई है, ये बात हमने वैसे क्लास में भी की हुई है. उसके बाद मैन्युफैक्चरर वाले केस में देखो, 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट है. रेस्टोरेंट वाले केस में भी आपकी 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट है. सर्विस वाले केस में 50 लाख की लिमिट है. 1.5 करोड़ की लिमिट आपकी 75 लाख हो जाएगी, कब, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करेंगे. ठीक है, तो ये आपका कॉम्पोजिट स्कीम वाला पॉइंट है. अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे आगे बढ़ सकते हैं. लो जी, अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला जी, अगला है जी प्रैक्टिकल. लो जी, 7वां क्वेश्चन प्रैक्टिकल, 8वां क्वेश्चन प्रैक्टिकल, और 9वां क्वेश्चन भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल है. तो 3 क्वेश्चन हमें करने हैं और ये तीनों प्रैक्टिकल हैं. उठा लो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर उठा लो जी. क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वो कह रहे हैं मिसिज एक्स. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी, बहुत ध्यान से पढ़ना. मिसिज एक्स has opted for composite scheme at the time of registration and purchased a plant and machinery 30 lakh and paid input tax at the rate 18%, and tax credit was not allowed, but after a period 9 months and 10 days the dealer has opted for payment under section 9, that is normal scheme. Compute amount of tax credit allowed to Mrs. X. आया क्वेश्चन समझ में, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं. आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं, आंसर नहीं दिखाऊंगा, ये बात ध्यान देना, आंसर नहीं दिखाऊंगा. क्या ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया. क्या क्लास में सिंगल बच्चा भी मेरी प्रोफेशनल की फैमिली का ऐसा है जो क्वेश्चन रीड करके बता दे ये क्वेश्चन किस सेक्शन का है. सिर्फ सेक्शन नंबर लिख दो, सिर्फ सेक्शन नंबर, किस सेक्शन का जी. आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा, आधे बच्चे लिख रहे हैं और सही लिख रहे हैं. आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये क्वेश्चन जो है सेक्शन नंबर 18 का है, अगर आपको ध्यान रहो, और वो भी 18(1) का है. सर 18(1) में ना, आपको थोड़ा याद करवा दूं मैं, 18(1) में हमने 4 क्लोज किए थे, ABCD, अगर आपको ध्यान आ रहा हो. ए है अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड, बी है अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड,
सी है अगर कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो, और डी है अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई हो रही है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, कितने बच्चों को ध्यान नहीं आएगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अगर रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जा रहे हो, तो जितना स्टॉक तुम्हारा इनपुट का बचा होता है ना, उसका आईटीसी मिलता है, कैपिटल गुड्स वाले का नहीं मिलता है। सर कैसे कैसे बेकार की बातें करो सर, गलत पढ़ा रहे हो आप, गलत पढ़ा रहे हो। मैं सेशन छोड़ के जा रहा हूं सर, कैपिटल गुड्स का मिलता है भाई, मैं सेशन छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, एक बार बताना मुझे जरा सा, 18(1) ए और बी में क्या लिखा था? इनपुट का लिखा था सर। 18(1) सी और डी जो होंगे उस केस में इनपुट का भी था और कैपिटल गुड्स का भी था। अच्छा सर, सही पढ़ा रहे हो, सही पढ़ा रहे हो सर, सही पढ़ा रहे हो। बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ सर, बैठ जाता हूँ, नालायक हूँ। एक बात मुझे बताओ, कहाँ गए वो दिन? अभी तो हमने दोबारा से एक बार, जब मैंने अभी आईसीएसई को मॉड्यूल वाले क्वेश्चन किए थे, वहां पे भी रिवाइज करवाया था आपको मैंने। तो 18(1) ए और बी में इनपुट की बातें होती हैं, सी और डी में इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों की बातें होती हैं। अब सोच समझ के बोलना, आज अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ली है, अब अगर कॉम्पोजिट से नॉर्मल स्कीम में जाना चाह रहा हूं, तो जब मैंने कॉम्पोजिट के टाइम पर प्लांट एंड मशीनरी परचेज की होगी ना, उस टाइम पे जो जीएसटी पे किया होगा उसका मुझे आईटीसी मिला नहीं होगा। कोई बच्चा बताएगा मुझे क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि उस टाइम मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई थी, और अगर उस टाइम मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई थी तो मुझे आईटीसी कैसे मिलता? नहीं आ रही बात समझ में? सर कॉम्पोजिट वालों को आईटीसी कब से मिलना स्टार्ट हो गया? अब अगर कॉम्पोजिट वालों को आईटीसी मिला ही नहीं होगा, तो जो मैंने प्लांट मशीनरी परचेज की होगी उसका आईटीसी मुझे नहीं मिला होगा। रीजन बीइंग क्योंकि मैं कॉम्पोजिट स्कीम में था। अब वो कह रहे हैं 9 महीने 10 दिन के बाद, 9 महीने नहीं कह रहे, एग्जैक्ट 9 महीने नहीं कह रहे, 9 महीने 10 दिन के बाद मेरे दिल में विचार आया अब मैं नॉर्मल स्कीम में जाऊंगा। अब जैसे ही नॉर्मल स्कीम में जाऊंगा, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है इनपुट का बचा हुआ स्टॉक होगा उसका आईटीसी क्लेम कर लियो, और जो कैपिटल गुड्स होगा ना उसका भी आईटीसी क्लेम कर लियो, बट सारा नहीं। जितने टाइम तूने कॉम्पोजिट में यूज की होगी उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अब बच्चा कह रहा है, क्या नाम आपका? राहुल। राहुल कह रहा है भाई, अच्छा पानी, राहुल कह रहा है भाई ये पता कैसे लगेगा कि कितना मैंने कॉम्पोजिट में यूज किया? तो दूसरा बच्चा कह रहा है भाई तेने याद नहीं क्या, सर ने क्लास में बताया था 5% ईच क्वार्टर और पार्ट दे रहा। मतलब जितने महीने आपने कॉम्पोजिट में यूज किया होगा ना, हर क्वार्टर का 5% आप निकाल लो, इतना कॉम्पोजिट में होगा, उसको माइनस करके जो बैलेंस बचेगा वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल वाला, उसका आईटी से आप क्लेम कर लोगे। अब बताओ क्वेश्चन में है क्या चीज? अब अपने आप बोल देना फटाफट से, बताओ जी। अब यहाँ पे अगर 30 लाख रुपए है, 30 लाख का 18%, अगर मैं 30 लाख का 18% निकालता हूँ जी, 5,40,000 रुपए, 5,40,000 रुपए जी। ठीक है जी, ये तो हो गया जीएसटी। इसका आपको आईटीसी उस टाइम नहीं मिला होगा, बट अब ये सारा नहीं मिलेगा। अब कह रहे हैं 9 महीने 10 दिन, याद करो 5% ईच क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, तो भैया 9 महीने के तो 3 क्वार्टर बन गए, और 10 दिन का भी एक क्वार्टर काउंट करूंगा, क्योंकि और पार्ट, अगर और पार्ट मीन अगर 2 दिन भी होंगे तो पूरा क्वार्टर काउंट होगा, तो भैया 4 क्वार्टर। अच्छा, कई बच्चों को ना क्वार्टर वो लग रहे हैं, नालायक, डर्टी माइंड। वो होते हैं ना क्वार्टर बोलते हैं पीने वाले लोग जो होते हैं, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर, बच्चा कह रहा हाँ 4 क्वार्टर, हाँ माई गॉड, ओ माई गॉड, नश्वर दुनिया है सर, खा लिया था, खा लिया जाना है। हद हो गई था, देखो ध्यान से, क्वार्टर मतलब उसकी क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, मंथली क्वार्टर। कैसे कैसे बेकार के बच्चे, देखो बताओ, प्रोफेशनल वाले बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता। इधर देखो ध्यान से, अब 4 क्वार्टर है, हर क्वार्टर का 5%, कितने परसेंट हो गए जी? 20% हो गया। अब 5,40,000 में से आप 20% माइनस कर दो, तो 5,40,000 में से अगर 20% माइनस कर दूंगा, ये आएगा जी 4,32,000 रुपये। तो 4,32,000 पे आंसर आ गया जी, इतने का आईटीसी मिल जाएगा, ये बात ध्यान देना। तो 4,32 एलो एलो जी, यस, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया जी, 4,32 हो गया। बताओ क्वेश्चन में था क्या? अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर का बन जाए, तो क्या 3 में से 3 नहीं आएंगे? 3 में से 3 पूरे आएंगे जी। बस आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है सेक्शन 18 का है। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, बिना आंसर देखे हम सबने आंसर निकाल दिया, 4,32,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना जी, बिल्कुल ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल pertaining to ash, pertaining to ash, a registered dealer engaged in purchase and sale of goods, ascertain the GST liability, ascertain the GST liability, SGST, CGST, IGST for the month of September 2020। वो कह रहे हैं सेल प्राइस चार्ज टू कस्टमर विद इन स्टेट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है 12,50,000, कमीशन चार्ज टू बायर 12,000 रुपए, पैकिंग एंड फॉरवर्ड एक्सपेंडिचर हैं 18,000 रुपए के, और वेटमेंट चार्जेस जो हैं वो 9500 के हैं। फिर कह रहे हैं प्रोम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, मतलब प्रोम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट इंडिकेटेड इन इनवॉइस एट 1% इफ पेमेंट मेड विद इन 1 मंथ ऑल द बायर ऑफ गुड्स हैज अवेल्ड द डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द रेट ऑफ टैक्स है सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% है, आईजीएसटी 18% है। अब अपने बोल दो रही आपको जीएसटी लाइबिलिटी बतानी है। ये क्वेश्चन किस कह रही, वैल्यूएशन का है। ये क्वेश्चन किस कह रही, वैल्यूएशन। कमाल की बात देखो, चैप्टर 1 चल रहा है, प्रैक्टिस मैनुअल का चैप्टर 1 चल रहा है बेसिक, और क्वेश्चन दे रखे हैं वैल्यूएशन और आईटीसी वाले। अब बताओ, अब कोई सीक्वेंस है? कोई सीक्वेंस नहीं है। तभी मैंने कहा था कि जीएसटी पूरा रिवाइज कर लेना जी, जीएसटी पूरा रिवाइज करके चलना। हम क्वेश्चन कहां से करेंगे पता ही नहीं है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ना जी, याद करो। वैल्यूएशन वाले चैप्टर में आपसे बढ़िया कौन जानता होगा, वैल्यू निकलती है सेक्शन नंबर 15, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। कोई बताएगा सेक्शन 15 के कितने सब सेक्शन थे? सेक्शन 15 के कितने सब सेक्शन थे? एक तो 15(1), बहुत बढ़िया जी, 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 5 थे जी। याद करो मैंने क्लास में कहा था 15(1) में अगर 15(2) ऐड कर दोगे, 15(3) माइनस कर दोगे, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब अगर मैं 15(1) में 15(2) ऐड करके 15(3) माइनस कर दूंगा, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 15(4) हमारा था, अगर वैल्यू 15(1) में नहीं आ रही तो वैल्यूएशन रूल्स के पास जाओ, रूल नंबर 27 से लेके 31 के पास जाओ, और 15(5) में था जो आपके स्पेशल केस होंगे, मनी चेंज वाले होंगे, उस केस में लॉटरी वाले होंगे, लाइफ इंश्योरेंस वाले होंगे, उस केस में रूल नंबर 32 से लेके 35 तक के जो रूल्स होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मेनली सिंपल सा फंडा ये है, 15(4) और 15(5) रूल्स के हैं, और ये तीनों हमारे सेक्शंस के हैं। अब याद करो 15(1) में एडिशन कितने थे? 5, और डिलीशन क्या था? डिस्काउंट। ये बात क्लियर है। अब एक बार चेक करना वो क्या कहना चाह रहे हैं जी। सेल पैसा 12,50,000, कमीशन है जी 12,000 रुपए, ऐड कर दोगे। 15(2) में लिखा है, 15(2) में लिखा है जी इंसिडेंटल खर्चे आपको ऐड करने पड़ेंगे, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंडिचर ये भी ऐड करने पड़ेंगे, वेटमेंट चार्जेस ये भी ऐड करने पड़ेंगे, ये तीनों करने पड़ेंगे ऐड। अब वो कह रहे हैं डिस्काउंट जो है ना वो 1% है जी, बट वो तब मिलेगा अगर पेमेंट आपने कर दी है विद इन 1 मंथ। और वो कह रहे हैं ऑल बायर ऑफ गुड्स हैव अवेल्ड द डिस्काउंट, मतलब जितने बायर हैं ना वो डिस्काउंट अवेल कर चुके हैं। अब अगर वो डिस्काउंट अवेल कर चुके हैं तो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि पेमेंट उन्होंने 1 मंथ के अंदर कर दी है। सर पेमेंट उन्होंने 1 मंथ के अंदर कर दी है तभी तो डिस्काउंट मिलेगा। तो पहली एजम्पशन ये है कि पेमेंट जो है 1 मंथ में कर चुके हैं, इसलिए डिस्काउंट मिलेगा 1%। अब आपने बोल दो जी 1% किसका, 1% किसका? ये जो वैल्यू आएगी उसका, या 12,50,000 का? ऑब्वियस सी बात है, जो आपका सेल प्राइस होगा 12,50 उसका ही तो 1% होगा। तो आप ऐसा करो जी, 12,50,000 में 12,000 ऐड कर दो, 18,000 ऐड कर दो, और 9500 ऐड कर दो, और माइनस कर दो 12,500, 1% डिस्काउंट, तो 12,77,000, 12 लाख मतलब 12,77,000 जो है ये वैल्यू निकल के आ रही है जी। एक बार चेक करना आपकी भी सेम वैल्यू आ रही है जी। 12,77,000 जो है आपकी वैल्यू वही निकल के आ रही है। एक बार चेक करो, देखो जी, देख लेते हैं। देखो जी 12,50 में 12 ऐड किए, 18 ऐड किए, 9500 ऐड किए, डिस्काउंट माइनस किया 12,500, 12,77,000। अब इसमें जीएसटी लगा दो जी, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, टोटल आपका जीएसटी निकल के आ गया इतना। अब ये आपके नीचे वर्किंग नोट आपका दिया हुआ है जी, बताओ। और देखो लिखा है इट इज ऑल्सो एज्यूम द ट्रांजेक्शन इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, हेंस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज। मतलब क्वेश्चन एजम्पशन बेस पे है जी, क्योंकि ना आपका मेरे पास डाउट पता क्या रहता,
आपका डाउट ही आता सर यहाँ पे लिखा तो कहीं भी नहीं है, ये सप्लाई की कहाँ है, चेक करो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है। उसने बस यहां लिखा है सेल प्राइस चार्ज टू कस्टमर विद इन स्टेट। तो यहां से उन्होंने एजम्पशन ली है कि जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट में है, और अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट में होगी तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी, आईजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी। बाकी आपने वैल्यू निकाल दी, डिस्काउंट आपने माइनस कर दिया, क्या कह रहे हो? डिस्काउंट मैंने इस वैल्यू से माइनस क्यों नहीं किया? डिस्काउंट इस वैल्यू का नहीं होता। याद करो क्या हो गया आपको बच्चे, मेरे नोनू मेरे सोनू मेरे बैंगनी मेरे महरून, क्या हुआ? याद करो क्लास के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, जो आपका सेल प्राइस होता है, जो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होता है, डिस्काउंट हमेशा उसी वैल्यू का निकलता है। ठीक है जी। तो 1% आप निकालोगे इसका, ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी ना, उस पर जीएसटी की बातें होंगी। तो करना क्या आपने, ये 3 पॉइंट आपने ऐड करने हैं और डिस्काउंट आपने माइनस करना है, उस वैल्यू पे आपने जीएसटी एप्लीकेबल करना है, बस ये सारी बातें आपने करनी है जी। बात समझ में आ रही है जी? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी जी? अब अगर 5 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन बन जाए तो क्या मुश्किल बोलोगे आसान बोलोगे सर? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था जी। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एग्जाम्शन का है जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एग्जाम्शन का है, और मैंने कहा कि एग्जाम्शन एक बार अपने घर से पढ़ के आनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 चलो एक बार वैसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिसिस एक्स वाई जेड एक्ट एज ए रेफरी, एक्ट एज ए रेफरी इन ए बास्केटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शी हैज ऑल्सो एक्टेड एज ए रेफरी इन अनदर चैरिटी बास्केटबॉल ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकल स्पोर्ट्स क्लब। इन लियो ऑफ ए लमसम पेमेंट डिस्कस वेदर शी इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी। अब याद करो सर, एग्जामिशन के अंदर अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बोर्डिंग, अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग बॉडी होती है, अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इवेंट है, अगर उसको हम सर्विस देते हैं, उस केस में सारी सर्विस हमारी क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। एक बार चेक करना, देखो, सर्विस प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय इंडिविजुअल इंटर एलिया एज ए रेफरी इन ए स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्टिंग इवेंट इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी। सिंस इन द फर्स्ट केस basketball match is organized by Sports Authority of India, which is recognized sports body, service provided by Mrs. XYZ as a referee in such basketball match will be exempt. However, लेकिन किंतु परंतु, when she act as a referee in charity basketball match organized by local sports club, she would not be entitled to aforementioned exemption as a local sports body is not a recognized sports body and thus GST will be payable in that case. अब आपने अब बोल दो जी। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, या तो क्लास में जब एग्जामिशन वाला चैप्टर किया था, मैंने बात की थी आईपीएल की। अब जो बीसीसीआई है, सोच के बोल देना, जो बीसीसीआई है ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, बट जो आईपीएल है, ये आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो है ना सर, ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है। ये तो आईपीएल जैसे अब आपने देखा होगा, आज हर अलग होते हैं ना, कई पाकिस्तान के अंदर भी चल रहे हैं, अफगानिस्तान में भी चल रहे हैं, बाहर भी चल रहे हैं, अब तो कई तरह के स्टार्ट हो गए। जैसे मेरी क्लास, अब मेरी क्लास में, मेरी क्लास को एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों ने नाम दे दिया आरपीएल, रिवीजन प्रीमियर लीग, रिवीजन प्रीमियर लीग ये नाम दे दिया। बताओ, अब जो रिवीजन प्रीमियर लीग जो है, अब पता नहीं उन्होंने नाम दिया, चलो अच्छा प्यारा नाम काफी दिया। तो मेन क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इवेंट होगा उस केस में एग्जाम्शन मिलेगी, बट अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा उस केस में एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। तो ये वाला रिकॉग्नाइज नहीं है, इस केस में एग्जाम्शन नहीं है, ऊपर वाले केस में एग्जाम्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। बट अब क्वेश्चन नंबर 10 देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में ना टोटल 10 पॉइंट है, और ये 10 पॉइंट सारे के सारे एग्जाम्शन के हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ बैठ के बोलता जाऊं, आपके तोते उड़ते जाएं, मैं बोलता रहूं तोते उड़ते जाएं। ठीक है, तोते उड़ने से पहले कम से कम तोते को बिठाओ। बिठाओ मीन्स पहले पढ़ के आओ एक बार एग्जाम्शन वाला चैप्टर, फिर हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, बस क्वेश्चन मतलब 14 तक है, और देन फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर ये थ्योरी वाले क्वेश्चन तो खुद कर लेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करवा दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा जी इस बार। मैंने लास्ट टाइम ये रिस्क लिया था, ठीक है, बट एग्जाम थ्योरी बेस आ गया, प्रोविजन बेस आ गया, तो बच्चों को दिक्कत आई थी। बच्चों ने कहा सर वो थ्योरी प्रोविजन बेस आ गया, वो तो करके ही नहीं गए थे, वो तो हमें आदत ही नहीं थी, हमें प्रैक्टिकल आदत थी, तो अब सारी आदत डालनी है। अब दोबारा से एक बार एग्जाम पोस्टपोन होने जा रहे हैं ना, बच्चा कह रहा है कहाँ हुए, हो जाएंगे यार, टेंशन मतलब हो जाएंगे, थोड़ा विश्वास रखो।
सर अगर इस सिचुएशन के अंदर अगर इंस्टीट्यूट एग्जाम ले सकता है ना सर, तो फिर मुझे नहीं पता वो क्या कर सकता है। सही बता रहा हूँ सर। इस चाहे मैं कह रहा हूं जितना मर्जी सेफ्टी साइड लेके चलो सर, बाहर निकलने के हालात ही नहीं है सर। लोग एक एक दिन बाहर निकल के जा रहे हैं, घर में कोरोना लेके आ रहे हैं। अब इतने सारे बच्चे अगर एग्जाम हॉल के अंदर बैठेंगे, ऐसा तो होगा नहीं एक कमरे में एक बच्चा बैठेगा। सर बच्चे बाहर मिलते हैं जुलते हैं, अगर एक बच्चे की लाइफ भी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम, कोई आजकल आसान बात चल रही है क्या? आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है, तो मेरे को नहीं लग रहा बिल्कुल भी एग्जाम मतलब होंगे, किसी भी तरह से होंगे, मेरे चांसेस तो नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूट है सर, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है जी, जो उसको पसंद वही बात कहेंगे, और दिल को अगर रात का ही रात कहेंगे तो वो प्रॉब्लम समझेगा। बहुत जल्दी पोस्टपोन होंगे तो टेंशन मतलब, अगर पोस्टपोन होंगे तो फायदा हमारा ही होगा, आपका और फायदा हो जाएगा। क्यों? मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके साथ रहूंगा फिर। ठीक है, और टारगेट एडवांस तक का मैंने पहले भी कहा सर 80+ का, मुझे नहीं पता वो कौन कंप्लीट करेगा, बट आप में से कई बच्चे होंगे जो कंप्लीट करके मुझे देंगे। मैं जान पूरी लगा दूंगा, जीएसटी के भी क्वेश्चन करेंगे, इनकम टैक्स भी करेंगे, कस्टम के भी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल मत लेना सर, सारी चीजें अच्छे से करके चलेंगे, प्रोवाइडेड बस आपने अच्छे ढंग से पढ़ाओ और अपने सेशन अटेंड किए हो। और कम से कम ना लाइक ठोक दिया करो, दबाया मत करो, लाइक ठोक दो लाइक को। बच्चे कह रहा फोन टूट जाएगा। कई बच्चे, 3-4 बच्चे तो ऐसे हैं, एक्जी और प्रोफेशनल दोनों में सेम बच्चे हैं, उनका काम बस डिसलाइक करना है। सेशन पूरा देखते हैं वो, अच्छा उनको लगता है, उनका दिल करता है लाइक करने का, बट उनका पता नहीं जमीर अंदर से कहता है नहीं मैं तो डिसलाइक करूंगा, पता नहीं क्या चक्कर है। कोई बात नहीं, ठीक है, सब अपने अपने कर्म है जी, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किया करो यार, क्योंकि आपके लाइक ही मोटिवेशन है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि कल मुझे और हार्ड वर्क करके आना है, कल बढ़िया से और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप ही यहाँ पे उसको नहीं देखोगे, सेशन देखने ही बंद कर दोगे क्योंकि आपको लगेगा कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे, धीरे धीरे देख लेंगे, सर मैं ऐसा नहीं हूं। मेरे पूरे बच्चे जानते हैं, लास्ट साल जब स्टूडेंट दरबार मेरे चल रहे थे, आप चेक करो, मैंने काफी लंबे टाइम तक चलाए थे, मतलब पूरी, मैंने लास्ट टाइम पूरी जान लगा दी थी, इस बारी पूरी जान लगा दूंगा, चाहे एग्जाम कभी भी पोस्टपोन हो जाए तो भी मैं अपने स्टूडेंट दरबार बंद नहीं करूंगा। चाहे आप आओ या ना आओ, मैं कह रहा हूँ एक बच्चा भी अगर देख रहा ना, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उस वो बच्चा अगर पास हो जाएगा मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। ठीक है, या वो आपके ऊपर है कितने बच्चे देखने के लिए आते हैं, कितने बच्चे नहीं आते, बट प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा जरूर देख लेना, बाद में आपको बातें याद आएंगी कि क्वेश्चन हमने मिस क्यों किए थे जी। ठीक है, चलो जी, तो कल आपने एग्जाम्शन वाला एक बार चैप्टर पढ़ के आना है जी। नेक्स्ट क्लास में फिर एग्जाम्शन वाला टॉपिक हम देखेंगे और फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस मैनुअल, इसका ये जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है जी, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच, बाय बाय जी, टेक केयर।